हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होंगी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोरिलेशन रेग्रेशन का एक्सरसाइज सेट ए। आज हम इसका एक्सरसाइज सेट ए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सेट ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। ऑप्शंस देखे बिना पहले ही हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बाइवेरिएट डेटा, कब होता है। यहाँ पे बाइवेरिएट डेटा हम जब निकालते हैं तो वो बाइवेरिएट डेटा का क्या था कॉन्सेप्ट। बाइवेरिएट डेटा इज द डेटा कलेक्टेड साइमल्टेनियसली। ओके, टू डेटास आर कलेक्टेड साइमल्टेनियसली, उसको बाइवेरिएट डेटा बोलते थे। ठीक है, बाइवेरिएट डेटा इज व्हेन two datas are collected simultaneously. Two datas are collected simultaneously. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, एक साथ। तो इसी से यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, टू वेरिएबल इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ऐसा तो है नहीं, साइमल्टेनियसली है, एक साथ होना चाहिए। ठीक है, एक ही टाइम में। मोर देन टू वेरिएबल्स नहीं, बाइवेरिएट है, बाय का मतलब होता है टू। ऑप्शन नंबर सी, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, यही है साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसी समय हमें जैसे मार्क्स इन मैथ्स निकालने थे और मार्क्स इन अकाउंट्स निकालने थे, हमने इसका एग्जांपल लिया था। ओके, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग p प्लस q क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज। अब ये p प्लस q क्लासिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था एक चार्ट, यहाँ पे यहाँ से 0 से 4, ये 4 से 8, ये 8 से 12। ठीक है, और अगर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे 0 से 4, ये 4 से 8 और यहाँ पे 8 से 12, तो ये अपना क्लासिफिकेशन, ये अपना P। ठीक है, ये अपना P क्लासिफिकेशन हो गया और ये अपना हो गया Q क्लासिफिकेशन। तो इसको हम बोलेंगे P प्लस Q क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे P प्लस क्यू क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सेल्स हो गए, नंबर ऑफ सेल्स 9 हो गए। ठीक है, P 3 है और यहाँ पे Q भी 3 है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, P इंटू क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हो गए अपने पास यहाँ पे P इंटू क्यू, यही होगा हमारा यहाँ पे आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी नेगेटिव, 0, ए और बी, नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हमने टेलीमार्क्स के थ्रू निकाल रहे थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ओके, ये चीज कितनी बार आ रही है तो वो माइनस में तो नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ P इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे एक चीज का निकालना था, हमें सपोज यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे मैथ्स। ठीक है, और यहाँ पे ले रहे थे अकाउंट्स। ओके, ये इस तरीके से यहाँ पे ये है अपना मैथ्स और यहाँ पे है ये अकाउंट्स। ठीक है, ये अपना इस तरीके से है। तो अगर यहाँ पे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको सिर्फ अकाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको अकाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो यहाँ पे अकाउंट्स के यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं, P। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है P। ओके, अगर हमको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खाली अकाउंट्स का अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कितना आ सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे अकाउंट्स का एक निकाल सकते हैं और यहाँ पे एक मैथ्स का एक निकाल सकते हैं, A और M। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकाल सकते हैं, 2। ओके, यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे 2 निकाल सकते हैं। ओके, या तो मैथ्स का या तो अकाउंट्स का। ओके,
ठीक है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ पे हमने कंडीशंस अलग अलग लगा दिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फॉर अ P into Q classification of bivariate data, the maximum number of conditional distribution is। यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं, यही वाला टेबल देखते हैं। देखिए, या तो मैं ये वाला कंडीशन ले सकता हूँ 0 से 4 वाला करके, फिर मैं इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, या तो मैं ये कंडीशन ले सकता हूँ, या तो मैं ये कंडीशन ले सकता हूँ, या तो मैं इसका कंडीशन ले सकता हूँ, या तो ये वाला, या तो ये वाला, ठीक है। ओके, मेरे पास यहाँ पे कितने कंडीशन ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे 6 कंडीशन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं, यहाँ पे टोटल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है P प्लस Q, ठीक है। ओके, हम वहाँ पे किसका कितना क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं, हम वहाँ पे जितने हमने वहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, हम वहाँ पे उतने कंडीशन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अकाउंट्स का मार्क्स अगर 0 से 4 है तो मैथ्स का मार्क्स वहाँ पे कितना है, ये एक कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अकाउंट्स का मार्क्स 4 to 8 है तो यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, ये एक कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अगर अकाउंट्स का मार्क्स 8 to 12 है तो यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, वो एक कंडीशन ले सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हम रिवर्स कंडीशन भी ले सकते हैं। अगर मैथ्स का मार्क्स 0 to 4 है तो यहाँ पे अकाउंट्स का मार्क्स कितना है, वो एक कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मार्क्स कितना है वो नहीं निकाला जाता, वहाँ पे उतने कितने स्टूडेंट्स हैं वो निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं वो नहीं देखा जाता, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं वो देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स तो यही है, मार्क्स तो अपना 0 to 4 ही है, ये अपना मार्क्स ही है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स में 0 to 4 लाया है और फिर मैथ्स में 0 to 4 के बीच में है और फिर बाकी अकाउंट्स में जो भी नंबर आया है, ठीक है। मैथ्स में 0 to 4 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 5 का ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये था एक, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है हम वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो रिजेक्टेड है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मेजर करते हैं कितना रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, -1 0 1, ओके, ये मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा आंसर, बोथ बी एंड सी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये तो करते ही हैं, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं हम, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ओके, ठीक है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एसोसिएशन मतलब कोरिलेशन, तो यहाँ पे ये अपना ऑप्शन नंबर बी तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालते हैं अगर हमको यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड सी, ओके। यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन। ये स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या था, जो हमने लास्ट में देखा था, नॉनसेंस कोरिलेशन, ओके, जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो 8 का ए, इट इज अ बैड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऐसा तो नहीं लिखा था, ठीक है। इट इज अ वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऐसा भी नहीं था।
इट इज अ को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। यहाँ पे नो कैजुअल रिलेशन ही था, ठीक है, एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन वहां पे एक जबरदस्ती का एक रिलेशन डाल के वहां पे स्प्यूरियस को रिलेशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर relationship between two variable, curvy linear relationship between two variables, neither a nor b, both a and b। तो यहाँ पे दोनों तरीके के हमने ग्राफ देखे थे, एक तो ऐसा टाइप का ग्राफ देखा था यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और एक हमने ऐसा लीनियर ग्राफ भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्वी लीनियर और यहाँ पे लीनियर दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी आएगा बोथ ए एंड बी, ओके। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट देन द कोरिलेशन इज। अगर ये स्कैटर डायग्राम में यहाँ पे देखिए ऐसा टाइप का स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बनाते हैं आगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक डायग्राम बना है, ओके। यहाँ पे हम लाइन टाइप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन टाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम द अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, अपर लेफ्ट है ये वाला, यहाँ से अगर वो यहाँ पे टू द लोअर राइट, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये अपना r इज इक्वल्स टू -1 हो जाता था, ठीक है, यहाँ पे अपना ये r इज इक्वल्स टू -1 हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लीनियर बना दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देन द कोरिलेशन इज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके का होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ पे लाइन टाइप चेंज करना पड़ेगा अपने को, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके का, ठीक है, ओके, ये बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा। तो ये ऐसा टाइप का हमने जो ग्राफ देखा था उसमें क्या था, r इज इक्वल्स टू 0, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले केस में r इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द कोरिलेशन इज 0, 11 का ए आएगा यहाँ पे आंसर, ओके। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स ऑफ अ in a scatter diagram lie on a single line then the correlation is perfect positive, perfect negative, both a and b, either a और b। तो अगर ये सिंगल लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना दो तरीके का ग्राफ बन सकता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा है, ठीक है, और फिर क्या बनेगा ग्राफ अपना, यहाँ पे लाइन टाइप में देखिए, अगर ये सिंगल लाइन में आ रहा है तो एक ये ऐसा बन सकता है, ठीक है, या तो फिर ये ऐसा ग्राफ बन सकता है, ओके, या तो फिर ये ऐसा ग्राफ बन सकता है, ओके। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे होगा अपने पास r इज इक्वल्स टू 1 परफेक्टली पॉजिटिव और ये r इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो सिंगल लाइन में आ रहा है, अगर वो सिंगल लाइन में सारे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, या तो अपना परफेक्ट पॉजिटिव या तो परफेक्ट नेगेटिव, ओके। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट या फिर लोअर लेफ्ट से अपर राइट, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द को रिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस इज, इसका तो आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का ए आएगा 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द को रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, स्पीड क्या है, तेज बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे डिस्टेंस हम 0 ट्रेवल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आगे और डिस्टेंस कम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोरिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, यहाँ पे अपना नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। स्पीड क्या होगा, यहाँ पे अपना कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे अपना डिस्टेंस ट्रेवल भी जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे अपना यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो ये क्या है, दोनों अपना नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये अपना दोनों क्या है, दोनों अपना नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या अपना नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, ठीक है। ये क्या है अपना दोनों अपना नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15, scatter diagram helps us to find the nature of correlation between two variables, compute the extent of correlation between two variables, obtain the mathematical relationship between two variables। तो ये क्या है, स्कैटर डायग्राम से हम वहां पे वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको कार्ल पियर्सन मेथड यूज करना पड़ता है। तो ये क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट निकालने के लिए हमको कार्ल पियर्सन मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए भी हमको कार्ल पियर्सन का मेथड यूज करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए कार्ल पियर्सन को याद किया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 16, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वी लीनियर रिलेशन ओनली। तो अभी तक जो हम जो पढ़ते आ रहे हैं हमारे सिलेबस में सिर्फ खाली लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे कर्वी लीनियर कोरिलेशन नहीं है, जो हमने स्कैटर डायग्राम में ऐसा 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 वाला जो ग्राफ देखा था, ठीक है। ऐसा कोरिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ खाली लीनियर कोरिलेशन है। तो यहाँ पे 16 का बी आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 16 का बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये कार्ल पियर्सन ही है, ये अपना कार्ल पियर्सन ही है, ओके, ठीक है। इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ कोरिलेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, हम वहाँ पे नेचर ऑफ कोरिलेशन भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे 17 का सी आएगा अपना आंसर, ओके, ठीक है। यहाँ पे 17 का सी आएगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, ठीक है, कि परफेक्टली पॉजिटिव है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बता सकते हैं, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर। अगर पॉजिटिव है तो लोअर लेफ्ट से इधर से ऐसे जाता है, ठीक है, ओके। कर्वी लीनियर भी हो सकता है लेकिन वो इधर से ऐसे ही जाता है, सो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कॉर्नर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 all the points in a scatter diagram would be on a straight line directed from the lower left to upper right, ठीक है। यही है अपना आंसर 19 का ए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ये हमने अभी बनाया था, ठीक है, यही हमने अभी बनाया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कार्ल पियर्सन वाला, ठीक है, एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू द कोवेरियंस बिटवीन देम। ऐसा है क्या? यहाँ पे कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था?
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू द कोवेरियंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ, रेशियो में ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है, और ये नीचे आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोवेरियंस ऊपर आता है और स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंसेस बिटवीन देम। ठीक है, वेरिएंस तो नहीं लेते हैं हम, वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 20 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर, द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, जैसे कोवेरियंस दो वेरिएबल के बीच का, इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस कुछ भी हो सकता है, आइदर या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। अगर कोवेरियंस जीरो होता है तो कोरिलेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, वो अपना पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। ठीक है, ऊपर का कोवेरियंस ये एक्स वाई, ये अपना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी से अपना मोस्ट प्रोबेबली ये कोवेरियंस से ही अपना यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो प्लस माइनस या फिर जीरो होगा, वो अपना डिसाइड होता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन हैव एनी यूनिट is expressed as the product of units of two variables is a unit free measure। अब ये पता है अपने को, जहाँ पे भी कोएफिशिएंट वर्ड आ गया वो अपना यूनिट फ्री मेजर होता है। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देखा था हमने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि अगर कोएफिशिएंट वर्ड आएगा तो हम उसको यूनिट फ्री मेजर मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये है अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहाँ तक होता है, -1 लेस देन इक्वल टू आर और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू आर और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इन केस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1 है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वुड बी, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर 1 है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वुड बी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बी ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बी लेस देन 0, और y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बोथ a एंड b बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। हमको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चार में से एक सेलेक्ट करना है, खाली बस ये इक्वेशन, या तो b ग्रेटर देन 0, ओके, या तो फिर यहाँ पे हमको दिया हुआ है b लेस देन 0, ओके, या तो फिर यहाँ पे बोथ a एंड b बीइंग पॉजिटिव, या तो दिया हुआ है या तो बोथ a एंड b बीइंग पॉजिटिव, a एंड b बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमको जब भी ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना तो हमको ये इससे तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो अपना पहले ही रिजेक्ट है, हमको यहाँ पे इससे तो मतलब है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहले से रिजेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सिंपल ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिर्फ ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ, तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये है, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ए से तो अपने को मतलब रहता ही नहीं है, ये अपना ओरिजिन है, इससे तो अपने को मतलब है ही नहीं। ओके, ठीक है, यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, b ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे b लेस देन 0, तो यहाँ पे r 1 है,
पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे बी भी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे ये बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बी क्या है, अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, बी अपना होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो भी सिंबल आता है वही सिंबल अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होता है। ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो भी अपना सिंबल रहता है वही सिंबल अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होता है। सो यहाँ पे बी ग्रेटर देन 0 वाला ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय 2x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले मैं इसको x के टर्म्स में बना लेता हूँ। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू -3y - 4, x इज इक्वल्स टू -3/2y माइनस यहाँ पे 4/2 तो 2। ओके, अब ये क्या हो गया, ये अपना x on y वाला इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे bxy क्या आ जाएगा, bxy होगा यहाँ पे -3/2। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy हो जाएगा -3/2। ओके, ठीक है, अब अगर मैं इसको एक y के टर्म्स में इक्वेशन बना लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3y = -4 - 2x and y = -4/3 - 2/3x। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे फिर अपना ये byx क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना byx हो जाएगा, यहाँ पे byx है अपने पास -2/3। ठीक है, byx होगा -2/3। अब हमको यहाँ पे कोरिलेशन निकालना, तो यहाँ पे कोरिलेशन में -3/2 इंटू -2/3 इसका रूट। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 आ गया। ठीक है, 1 का रूट लेंगे और यहाँ पे सिंबल क्या लगा देंगे, जो रिग्रेशन का सिंबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आंसर -1। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी -1। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसीडर। एट्रीब्यूट्स जो भी उनके बीच में क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, क्वालिटेटिव के लिए निकालने के लिए हम वहां पे क्या लेते थे, क्वालिटेटिव निकालने के लिए हम वो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम वो वाला लेते थे। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 27। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज। अब देखिए यहाँ पे ये ब्यूटी क्या आ गया, ब्यूटी हो गया अपना एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, यहाँ पे रैंक दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम रैंक दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। If there is a perfect disagreement between marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? Perfect disagreement हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का आपस में परफेक्ट मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, सो उसका क्या आ सकता है आंसर, ओनली -1, नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट एग्रीमेंट होता तो यहाँ पे ओनली 1 आता, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है तो ओनली -1 आएगा। ओके, नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है कुछ, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। When we are not concerned with magnitude of two variables under discussion, we consider। जब हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है तब हम क्या वाला लेते थे, ये जो प्लस और माइनस सिंबल वाला वो वाला लेते थे। ठीक है, वो अपना कौन सा था, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, जब हमको मैग्नीट्यूड से जब यहाँ पे मतलब नहीं होता था तो हम यहाँ पे कौन सा लेते थे, हम यहाँ पे सिंबल्स वाला लेते थे, या तो प्लस सिंबल या तो फिर माइनस सिंबल, इस तरीके से लेते थे। वो अपना कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाला जो सबसे इजी होता है निकालना।
ठीक है। व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, सबसे तेजी से किसको निकाल सकते हैं, कोरिलेशन ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, कुछ नहीं करना है, खाली बस प्लस और माइनस निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला भी इजी था, 2c माइनस एम अपॉन एम, ऐसा करके कुछ रूट था, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का लिमिट कितना है, तो ये भी अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो इसका भी लिमिट होगा -1 से 1 तक का, दोनों इंक्लूसिव, ठीक है। बिटवीन -1 एंड 1 द लिमिटिंग वैल्यू इंक्लूसिव 31 का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कुड बी, अगर दो वेरिएबल है तो दो ही रिग्रेशन इक्वेशन बनेंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ओके। यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 33, since blood pressure of a person depends on age, we need to consider the regression equation of blood pressure on age, the regression equation of age on blood pressure। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिपेंड है एज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है अपना एज के ऊपर, तो यहाँ पे हम पहला वाला इक्वेशन लेंगे, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, तो ये अपना ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, द मेथड अप्लाइज फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, कॉन्करेंट डिविएशन, तो उसमें देखा था हमने कोरिलेशन में, प्रोडक्ट मोमेंट उसको भी कोरिलेशन में देखा था, नॉर्मल इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशन है क्या, ठीक है, वो तो जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं वो होता है नॉर्मल इक्वेशन, ये अपना होगा लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, ठीक है, ये अपना होगा लीस्ट स्क्वायर्स मेथड होता है, ठीक है। वहां पे जैसे आप जो रिग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां पे बुक में रिग्रेशन दिया हुआ है, वहां पे सेकंड में दिया होता है एरर एस्टिमेशन फैक्टर, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, ओके, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 35, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस को क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये अपना यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, ये अपने को 26 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे है, देखिए ये लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू and the estimated value and E is technically known as error और residue, ठीक है, इसको error भी बोला जाता है या तो residue भी बोला जाता है, ठीक है, इसको अपन दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, कौन सा पेज है, 45 था शायद, ओके। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए एरर भी दिया हुआ है, बी रेजिड्यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा अपना आंसर, ए और बी, ठीक है, ओके। द एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या ऑल दिस। अब यहाँ पे एरर क्या हो सकता है रिग्रेशन इक्वेशन में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है वहां पे जीरो एरर हो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच का एरर हो सकता है कुछ भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा ऑल दिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन अ स्कैटर डायग्राम, द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन अ स्कैटर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, ये जो हमने अभी पेज देखा था,
पेज नंबर 36 में ये अपना ये जो लाइन बन रहा है, ठीक है, ये अपना रिग्रेशन लाइन है और यहाँ पे ये एरर्स मिनिमाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरर्स मिनिमाइजेशन के लिए ये जो लाइन बन रहा है ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाला जा रहा है। ओके, ये अपना क्या है, ये अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकाला जा रहा है। ओके, ठीक है। सो ये अपना क्या है, ये अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकाला जा रहा है। तो इसका जब मिनिमाइजेशन होगा, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ 17.15 इज द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको ये जो इक्वेशन है इसको नॉर्मल इक्वेशन बोल रहे हैं। तो इसको जब मिनिमाइजेशन होगा तो फिर यहाँ पे इसका फिर हम यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना पेज नंबर 45 में तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन द स्कैटर डायग्राम। ओके, ठीक है। इसका ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जितना आप डीप जाएंगे उतने आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, जितनी चीज़ें आती हैं वो भी हो सकता है भूल जाए, ठीक है। ओके, सो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन, दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन आइडेंटिकल कब हो सकते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे अगर ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है या तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ के केस में दोनों लाइन आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो या तो r इक्वल टू 1 या तो r इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, इन दोनों केस में ये यहाँ पे रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का क्या क्या लिमिट है। यहाँ पे नो लिमिट, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। तो ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, एम्बिगुअस है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर हम बी एक्स वाई और यहाँ पे बी वाई एक्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपना होता है आर, ठीक है। इसका रूट होता है आर। ओके, तो यहाँ पे मस्ट बी लेस देन यूनिटी, अगर मस्ट बी लेस देन अगर यूनिटी होगा तभी हमारा ये आर हमारा बराबर आएगा, ठीक है। अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो अपना आर आ जाएगा ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। तो या तो ये 1 या तो ये 1 से कम होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू। इसको तो अच्छे से देखा था हमने, ये अनचेंज किससे रहते हैं, इसको ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, इसको स्केल से फर्क पड़ता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9 देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -0.9 है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, इसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। कोरिलेशन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता था आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका -0.9 का स्क्वायर आता है 0.81। ओके, यहाँ पे -0.9 का स्क्वायर आता है 0.81। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7 देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे अनअकाउंटेड फॉर लिखा हुआ है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है, ठीक है, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.49, ठीक है। ये आ जाएगा अपना 0.49। यहाँ पे बनाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 42 को, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर दिया हुआ 0.7, तो अगर आर स्क्वायर निकालूंगा तो ये 0.49, अगर इसको परसेंटेज में लेते हैं तो 49%, ठीक है। तो ये जो अपना आर आया है ये अपना क्या है, ये अपना अकाउंटेड वाला है, ठीक है। ये अपना जो दो वेरिएबल जिसको हमने कंसीडर किया है ये वो वाला है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अनअकाउंटेड वाला निकालना पड़ेगा हमको, अगर यहाँ पे अनअकाउंटेड वाले केस निकालने पड़ेंगे तो यहाँ पे अनअकाउंटेड वाले के लिए यहाँ पे 1 -
आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.49 तो आ जाएगा ये 0.51, जो कि अगर परसेंटेज मिले तो आ गया 51%। ओके, ठीक है, जो कि आ गया अपना 51%। 42 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। ओके, सो आज हमारे यहाँ पे सेट ए खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना यहाँ पे सेट बी, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग सारे फॉर्मूले जरूर इससे रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि फिर अपन सेट बी बन जब सॉल्व करें तब फिर अच्छे से अपन इसको कर पाए, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।